भाऊंचं पुस्तक देऊन स्वागत करावं. मजबूती का नाम महात्मा गांधी. आज तो ना ये कोई टेलीविज़न चैनल का स्टूडियो है, ना ही कोई जनसभा है. आज एक वैचारिक कुंभ है जहाँ बहुत सारा मंथन पिछले 3 दिनों से चल रहा है और इस मंथन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें निकलेगी. उसमें से जो चीज़ लेके जा सकेंगे आप, और क्या आज फिर गांधी प्रासंगिक क्यों हो गए और इतने ज़बरदस्त क्यों हो गए. देश को 75 साल होने के बाद अमृत काल चल रहा है. इसके बाद भी मेरे पहले बहुत जो वक्ता जिनको मैं पढ़ता हूँ रेगुलर, जिनको मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान भटेवरा जी यहाँ है, चंद्रकांत जी है, इनको मैंने सुना है, इनसे मैंने समझा है देश की राजनीति क्या थी. वर्तमान तो मैं बता सकता हूँ, भविष्य पे हम भाष्य कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने नहीं देखी उसका बहुत सारा हिस्सा मैंने आदरणीय भटेवरा जी की किताब से पढ़ा. जब उन्होंने कांग्रेस पे किताब लिखी तो वो कांग्रेस का इतिहास नहीं था, वो एक पूरे देश की राजनीति का एक एनसाइक्लोपीडिया है. आज ये तो एक सौभाग्य मानता हूँ मैं, ऐसे हॉल में आज मैं खड़ा हूँ जहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था और आज भी वो हॉल उसी स्थिति में है. कई जगह का एक गुण होता है और वहाँ आने के बाद आपके विचारों में भी परिवर्तन होता है. ऐसी ये जगह मुझे लगती है आज है. लेकिन गांधी जी के विचार, गांधी जी के तत्व, हो सकता है कि मेरे बोलने में आक्रामकता आती है, हो सकता है कि वो उससे मेल नहीं खाता, लेकिन शायद मुझे लगता है गांधी जी आज होते तो गांधी जी भी उनको भी ये करने के लिए मजबूर होते, क्योंकि अंग्रेज थे तो उनको भी नज़र की शर्म थी, थोड़ी बहुत मानवता थी. लेकिन वर्तमान स्थिति देश में जो हालत है वो निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है. संविधान और लोकतंत्र पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर अंतिम चरण में है. मैं जब कहता हूँ अंतिम चरण में है तो लोग विश्वास नहीं रखते, लेकिन अभी अंतिम चरण में है, मान लीजिए आप. इसके बाद भी प्रयास लगातार हम करते हैं. आज का शिविर भी वही इस प्रयास का हिस्सा है कि फिर भी आशा बड़ी पागल होती है. आदमी को फिर भी लगता है कि कुछ करूं तो शायद बच जाए. उसी कड़ी में आज हम हैं. अभी यहाँ एक एक्सरसाइज चल रही थी और मैं 2 मिनट के लिए गया था तो विकास ने कहा, विकास मुझे गुरु कहता है, विकास गुरु कुछ नहीं है, बोला जो मैंने सीखा, अच्छा सीखता तो और अच्छा होता, तो जो सीख के आया मैं बता नहीं सकता. तो जब वो चल रहा था तो बोला बाहर क्यों गया, तो मैं हंसा बाहर जाके. मेरे मन में विचार आया कि इतने पहाड़, इतनी हरियाली, इतने पेड़, तो उसके बाद अडानी का आना तय है. तो विकास मैं अब बताता हूँ पब्लिकली, तुमने जोर से पूछा था कहाँ जा रहे हो वानखड़े जी, मैं देख रहा था कि अडानी तो नहीं आया, वो देख रहा था. वर्तमान में जो युवाओं को लेकर विषय दिया गया है, पहले हमें यह देखना होगा कि उस स्थिति क्या थी. आज हम यदि संविधान की बात करें तो संविधान के 3 स्तंभ थे. अंग्रेजों के टाइम पे तो संविधान नहीं था. भारत अंग्रेजी संविधान से या उनके अलग कानून से यहाँ राज करते थे, लेकिन उसमें भी प्रामाणिकता थी. भले ही वो भारत के हित में नहीं होगा, इंग्लैंड के हित में होगा, लेकिन उसमें भी प्रामाणिकता थी. आज हमारा ही संविधान है, हमने अपने आप को अर्पित किया हुआ है, लेकिन आज जिस स्थिति में देश चल रहा है वाकई लगता है कि क्या संविधान जगह पे है. लोग कहते आगे क्या होगा, कई बार कहते लोग निराशाजनक
तुम निराशाजनक वातावरण बना देते हो, नैराश्य आ जाता है। फिर इसके बाद क्या है, अब ऐसा कहते हो तो मैंने कहा कि परिसीमन भी होगा इसी सेशन में या अगले सेशन में। 2029 में 750 सीटों पे चुनाव भी होंगे। वर्तमान सरकार 650 सीटों के साथ वापस आएगी। उसके बाद प्रस्ताव भी पारित होगा कि पिछले 10 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोग हमको ही जितवा दे रहे हैं, और लोकसभा का वोट परसेंटेज बताता है कि पूरा देश हमारे साथ है। तो इसके बाद अब 15 साल तक चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि बार बार हमको ही जीत के आना होता है, चुनाव का खर्चा है, विकास के कार्य रुक जाते हैं। हम चाइना मॉडल पे जा रहे हैं, क्योंकि यदि संविधान में विधायिका आवारा हो जाए तो कार्यपालिका उनको एक फ्रेम बताती है कि आपको इस फ्रेम में चलना है सज्जन। लेकिन जब कार्यपालिका मुजरा करने लगती है विधायिका के दरबार में, तब एक अंकुश होता है, वो अंकुश है न्यायपालिका का। लेकिन न्यायपालिका भी यदि सत्ता के दया के भीख पे जिंदा है, तो फिर एक अघोषित चौथा स्तंभ था मीडिया, जो उस पर अंकुश रखता था। आज वो सबसे आगे है चाटुकारिता में। तो फिर लड़ाई आम आदमी किसके भरोसे लड़े? अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी, क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल यहीं से गया, सारी बातें अपने जगह पे है। लेकिन तब मीडिया, अंग्रेजों ने भी इतना दमन नहीं किया था, तब भी आज़ाद था। मैं बनारस गया हुआ था एक कार्यक्रम में, वहाँ रात को मैं कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार में भोजन करने गया, तो कुछ किताबें भेंट की। तब उस किताब में जिक्र है कमलापति जी का कि वो एक संपादक थे एक अखबार के, और जवाहरलाल नेहरू का उनको पत्र मिलता है कि कमलापति जी कमर कस के रहिएगा, आप अगले महीने बापू कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं, और पूरा पूर्वांचल आपको पड़ता है, आपको इसकी तैयारी करनी होगी। क्या आज ऐसी स्थिति है? तब जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सत्ता में अंग्रेज थे। लेकिन वॉइसरॉय के ऑफिस से कभी भी किसी अखबार में ये नहीं जाता था कि आज ये हेडलाइन होनी चाहिए और आज ये छपेगा और आज ये नहीं छपेगा, जो आज हो रहा है। तो सूचना कैसी जाए, लोगों तक पता कैसे पड़े? बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं, कोई किसी को बताने को तैयार नहीं। हजारों के तादाद में अरावली के लिए एक कुपड़ जज, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मैं उसको कुपड़ कहता हूं क्योंकि पहले मैं अनपढ़ कहा करता था। तो एक बार मैं उत्तर प्रदेश से कहीं जा रहा था, तो फ्लाइट के वहाँ पे एक बुजुर्ग गांधीवादी मुझे मिले। बोला, आप अनपढ़ मत कहा कीजिएगा नेताओं को। मैंने बोला, क्या हुआ सर? कुछ? बोला, अनपढ़ तो मेरा किसान भी होता है, लेकिन हवा के बहने पे और पंछियों के चहचहाने पे वो तय करता है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तो मतलब फिर इनको मैं क्या करूं? बोले, इनको कुपढ़ कहा कीजिए। ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उसको इतना गलत पढ़े हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को भी ये पागल कर देते हैं। तो उस कुपढ़ जज ने अरावली हिल्स को लेके ऐसा एक डिसीजन दे दिया कि डिसीजन पढ़ने के बाद सभी लोग सर पे हाथ रख के बैठ गए कि शायद इस सज्जन तो कह नहीं सकते उनको, इस दुर्जन ने पहाड़ी देखी ही नहीं। किसी बच्चों को भी बोला पहाड़ी का चित्र निकालो तो ऐसा ऐसा निकालता है ऊपर नीचे। उन्हें अरावली पहाड़ी को घोषित कर दिया कि 100 मीटर की जहां हाइट है वो पहाड़ी 98 मीटर भी हो गया तो वो काट दो। तो यदि ये कानून लागू हो या ये निर्णय लागू होगा तो आपको अरावली के नाम पे 100 मीटर के खंभे दिखेंगे सब दूर, बाकी सब माइनिंग वाले खा चुके होंगे। तब राजस्थान के युवा इकट्ठा हो गए, 4.5 लाख के आसपास बच्चे इकट्ठा हुए।
मैं मुंबई से आ रहा था दिल्ली, फ्लाइट के पीछे दो लड़कियां बैठी हुई थी और बहुत गर्माहट में उनकी डिस्कशन चल रहा था पर्यावरण और अरावली को लेके। तो मैं जब टॉयलेट के लिए उठा, वापस आते समय मैंने कहा, आर यू एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट? बोले नो, वी आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मैंने वेयर? इन मुंबई। मैंने बोला आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू यू अबाउट। बोला हाँ, अरावली बचाव का कॉल आया है, हम नौकरी से छुट्टी लेके निकले हैं 10 दिन के, वी आर गोइंग टू ज्वाइन द एजिटेशन। फिर उसमें एक लड़की ने पूछा, अंकल आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं जर्नलिस्ट हूं। तो दूसरी लड़की को रहा नहीं गया, बल्कि आप ही लोगों ने सब गेड़ा बर्क कर दिया है, निर्लज्ज हो गए हैं आप लोग, सॉरी टू से। मैं चुपचाप बैठ गया। जब उतरा फ्लाइट तो मैंने बोला, आई हैव बीन बैंड ऑन द टेलीविजन्स, आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब, माई नेम इज़ अशोक वानखड़े। जब तक हम नीचे उतरते, उस लड़की ने बाहर वो यूट्यूब पे देखा होगा, वो भागती हुई आई, अंकल वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, यू टॉक अवर, यू स्पीक अवर फीलिंग्स। जब ये मीडिया का रोल रहा है तो आज किसको पता है कि 4 लाख लोग इकट्ठा हो गए वहां पे? कोई राजस्थान का अखबार छापने को तैयार नहीं, कोई टेलीविजन चैनल दिखाने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार ने भाप लिया, उन्होंने देख लिया कि 4-4.5 लाख के बच्चे यदि ये बिगड़ गए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया, तो फिर तो खबरें रोक नहीं पाएंगे। तुरंत डायल टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुओ मोटो ले लिया और अपने ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे स्टे दे दिया। अब जब आप अपने ही, और वो चीफ जस्टिस, मैं नाम लूंगा, गवई है, भूषण गवई, उनको जाके कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ था। भूषण गवई चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस के बाद वो रिटायर्ड हो गए, और 1 महीने बाद हमारे चीफ जस्टिस साहब को पता पड़ गया कि भूषण गवई ने तो गलत डिसीजन ले लिया है, तो डिसीजन देना ही नहीं आता इस आदमी को। ये न्यायपालिका स्थिति हो गई। अभी पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग पकड़े गए, एनईटी के पेपर लीक हुए, तो उसमें चंद्रकांत जी, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया ब्लंटली पुलिस के सामने, रात को भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने पेपर मुझे दिया, सुबह उठ के मैंने लोगों को दिया, मेरी क्या गलती? तो किसी ने कहा हमारे ऑफिस में, बोला क्या मूर्ख आदमी है ये कल केस जाएगा तो कोर्ट सुनेगा? मतलब कोर्ट के बाप को सुनना पड़ेगा। मैंने बोला उसने बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दिया, कोर्ट पूछेगा भगवान तेरे सपने में कैसा आ सकता है, तो वो कहेगा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को यदि भगवान बता सकता है कि यह डिसीजन दे, और ये खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने भगवान को पूछा कि राम मंदिर का डिसीजन क्या दूं, जब भगवान चंद्रचूड़ को बता सकता है तो मुझे क्यों नहीं बता सकता? देयर इज अ लॉजिक। और ये मेरे शब्द नहीं है, चंद्रचूड़ के शब्द है। जब भगवान को पूछ के ही डिसीजन हो रहे हैं तो ये न्यायपालिका का नाटक क्यों? बंद कर दीजिए, मंदिरों में ही लगाइए केसेस। वो पुजारी लगाएगा फूल इधर गिरा है तो हाँ, फूल इधर गया है तो ना, जयराम जी की जब पैसे चल रहा था। और ये हम 75 साल बाद देख रहे हैं, ये हम पढ़े लिखे समाज में देख रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि हमने भगवान को पूछ के बताया, तो ताली बजाने वालों की तादाद ज्यादा है। दुर्भाग्य है इस देश का। कोई नहीं पूछता कि ये क्यों। इस देश का प्रधानमंत्री नाली पे मटका लगा के गैस जलाता है और सुनने वाले पढ़े लिखे साइंटिस्ट ताली बजाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। कोई पूछता नहीं कि अरे मूर्ख, कंप्रेस किए बगैर गैस जलेगा क्या? क्या पागलपन है तेरा? इसीलिए प्रधानमंत्री जो चाहे बोलते हैं और उसको महिमा मंडित करते हैं लोग। और रडार बोले, मतलब पहले जैसे ये क्या होता है, मोदी जी बहुत रामायण सीरियल वगैरह देखते, फ्री टाइम है उनको, कोई काम नहीं, मोदी जी को कोई काम नहीं करते, फ्री टाइम रहते हैं, बीच बीच में
कुछ उछाल देते हैं, एक हाथ उनको समझ में आता है कि मेरे भक्तगण जरा इनको कोई इशू चाहिए तो इशू दे देते हैं, बाकी टाइम टीवी देखते हैं और अपना महिमा मंडन सुनते रहते हैं। तो महाभारत में जैसे पांडव जाते हैं, भीष्म के पितामह की पिताश्री जा रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए, वैसे पायलट आ गए आशीर्वाद लेने। बोले साहब सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले विजय भव, थोड़ा सा लेट निकलेंगे। अरे क्यों? बोले बरसात है, बादल है। बोले यही तो समय है, बादल के आड़ में जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। उन्होंने कहा कि महामहिम, अरे बाप रे बाप, हमको समझ में नहीं आया इतने दिनों से, और वो चले गए। क्या कहे? और वो आदमी ये अपने मुंह से बखान करता है, ये हियर से नहीं है, खुद के मुंह से बखान। जो आदमी अपने आप को बायोलॉजिकल करने लगा है, यदि वो देश का भाग्य विधाता है तो आज फिर महात्मा गांधी की जरूरत है। आज देश क्या था? देश की स्ट्रगल से आया। जब अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे तो बापू का नेतृत्व था, लेकिन बापू के पीछे जनमानस था, क्योंकि बापू ने अपना विश्वास जगाया था। बापू जो बोलते वो देश करने को तैयार था, क्योंकि बापू के प्रति इतना विश्वास जगाया था। बापू ने विज्ञापन नहीं दिए थे, बापू ने अखबार वालों को मैनेज नहीं किया था। आज जनता है, लेकिन जनता तक सूचना कौन पहुंचाएगा? सूचना का माध्यम गलत है। एक बहुत बड़े अखबार के मालिक, नाम नहीं लेना चाहता, उन्हीं के शहर के पास हूँ, एक कार्यक्रम में पुणे में मिले और उल्लास पवार थे, रामदास फुटाने बैठे हुए थे, मैं उनके सामने था। तो आके मेरे कंधे पे हाथ रख के उनको बोलते हैं, एकच शेर आहे म्हणे आपला दिल्लीमध्ये, अशोक वानखडे। पवार म्हणाला, अरे आम्ही ओळखतो त्यांना, आमचे जुने संबंध आहे म्हणे, पत्रकारिता हाच करतो, बाकी सगळे सरेंडर आहेत। मी त्यांच्याकडे पाहिलं, अरे ते भाव लागतं का? भाव लागतं काय? कमी आहे? आतापर्यंत तर तिजोऱ्या भरल्या, 2 वर्ष बिना ॲडव्हर्टाइजमेंट तर चालवलं तरी होऊ शकतं, पण नाही। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मंत्र्याच्या बंगल्यामध्ये ओम भिक्षाम देही म्हणून जातात। आज हे इव्हेंट, परसों ते इव्हेंट, ते सप्लिमेंट, ते सप्लिमेंट। पण पत्रकारितेचं बेसिक काय आहे तुमचं? क्या, किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? ऑल आउट। तो ऐसे संक्रमण के समय, और ये इतना जहर फैल गया है कि जब राम मंदिर की डकैती पकड़ में आ गई तो लगा कि कुछ तो अफेक्ट पड़ेगा। भाई राम मंदिर में ही चौकीदारी चोरी कर गया, वो तो तब से कर रहा था, लेकिन अब तो पकड़ा भी गया, माल भी पकड़ा गया। लेकिन उसमें भी जस्टिफिकेशन देने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। बोले अरे राम का पैसा खाया ना, राम सजा दे देंगे, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी मोदी जी क्या करेंगे उसमें? एक जगह बात हुई, वो भगवा पहनने वाला बोला कि आपको क्या, क्यों चिल्ला रहे हो वानखड़े जी? राम मंदिर में चोरी हुई ना, हमारे भी हमने देखा चोरी हुई, राम जी सजा दे देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब राम जी सजा ही देते थे तो फिर राम जी का मंदिर भी खुद ही बनवाते, उसके लिए मोदी की क्या जरूरत थी कि जो राम को लाए हैं उसी को ले आएंगे? मतलब राम को कौन लेके आया? भटक रहे थे राम इधर उधर, रास्ता अयोध्या का कि काफी रोड वोड बदल गए, मॉल वॉल नए आ गए, तो पता नहीं, मेरे को जगह नहीं दिख रही मेरी बर्थ प्लेस। ये तो नहीं था। जब राम को लाना होता है, राम के मंदिर की दुकान चलानी होती है, तब आपके लिए राम आस्था नहीं, राम व्यापार है। महात्मा गांधी भी राम पे विश्वास करते थे, रघुपति राघव राजा राम। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी मंदिर बनाने की बात नहीं कही। जिस देश में 90,000 स्कूल बंद हो जाते हैं, जिस देश में लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि टॉयलेट्स नहीं हैं,
एक शिक्षक के स्कूल्स हैं। इसी गढ़चिरौली में एम्बुलेंस नहीं बैम्बुलेंस चलती है। देवेंद्र फडणवीस वहां के पालक मंत्री है, लेकिन किसी गर्भवती को बांबू के बीच में कपड़ा टांग के लेके जाना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। गढ़चिरौली में यदि चिंता हो रही है तो माइनिंग की चिंता हो रही है कि और कितना बचा हुआ जंगल है और कौन आएगा लेने, मुझे तो बेचना है। नेता थे, स्वार्थी नेता थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन तब आटे में नमक हुआ करता था, अब नमक में आटा गुथ रहा है। व्यभिचार करने वाले, मैं अयोध्या जाता हूं, मैंने कहा मैं अयोध्या गया था, मैं हनुमानगढ़ी गया लेकिन मैं राम मंदिर नहीं गया। तो कई लोग ना आहत हुए, राम मंदिर क्यों नहीं गए आप, राम में आस्था नहीं है। मतलब मेरी आस्था है राम में, लेकिन मेरे राम वहां रहेंगे नहीं। जो आदमी जीवन में पैदा होते से ही सिर्फ झूठी बोलता आ रहा है, वो यदि प्राण प्रतिष्ठा करे तो सत्यवचनी राम वहां होगा नहीं। व्यभिचारी, दुराचारी, सजा याफ्ता मुजरिम आसाराम बापू पैरोल पे आता है और राम मंदिर में उसके लिए वीआईपी गेट खुलते हैं, रेड कारपेट होती है, पूरा ट्रस्टी ऐसे खड़े होके बाबा की स्वागत करते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं। मेरा राम क्यों होगा वहां पे? वर्तमान में जो अयोध्या में स्थिति है वहां तो रावण भी नहीं होगा, क्योंकि रावण राक्षस था, लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर्स थे, उसने भी कुछ कानून अपने बनाए थे, उसने भी अपने मर्जी हिसाब शासन नहीं चलाया। ऐसी स्थिति जब देश की हो गई हो, ऐसे में करना क्या चाहिए? सारे लोग कहते करना क्या चाहिए। आज हम, तब युवा कहते थे, आज जेन जी कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जेन जी कहो, जेन वाई कहो, जेन एक्स कहो, जेन अल्ट्रा कहो। आज के युवाओं पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की और देश बचाने की, और इस जिम्मेदारी के लिए युवाओं को ये बताना जरूरी है कि एक अधनंगे फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य जहां सूरज अस्त नहीं होता था, उसको मात्र अपने सत्याग्रह से डुबा दिया और भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। वो ताकत है भारत की, वो ताकत है आवाम की, वो ताकत है महात्मा गांधी के विचारों की। हमने हमारे कार्यक्रम में कई बार कहते हैं कि अभी देश को गांधी बचाएगा, राहुल गांधी नहीं, महात्मा गांधी ही बचाएंगे इस देश को। महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी सार्थक है, और आज भी गांधीयन फिलॉसफी से आप चलोगे तो आपको विजय निश्चित है। तकलीफ होती है, हम राम की पूजा करने वालों को राम बनने में भी तकलीफ बहुत होगी, लेकिन हम सिर्फ राम की पूजा करते हैं, राम कोई बनना नहीं चाहता। राजा राम सब बनना चाहते हैं, वनवास वाला राम कोई नहीं बनना चाहता, रावण से लड़ने वाला राम कोई नहीं बनना चाहता। बस मुकुट सर पे देके सिंहासन पे बैठने वाले राम सबको बनना है। तो इसीलिए महात्मा गांधी के विचारों को जितना ज़्यादा समाज में ले जाओगे, उतना ही इस मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए लोकतंत्र और इस मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए संविधान को हम बचा पाएंगे। मैं डरा भी नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी आशा है आज भी। पहले मैं कहता था कि मैं इन तमाम षड्यंत्रकारों के बीच में भी आशा की किरण देखता हूं, क्योंकि मेरे देश का मतदाता समस्याग्रस्त हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, भूखा हो सकता है, अधनंगा हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकता। शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ये बात समझ ली कि कितना भी तकलीफ में है इस देश का मतदाता, वो मूर्ख नहीं है, और उन्होंने सरकार को 180 पे लेके आए। एडीआर की रिपोर्ट की सच बात मानूं तो 60 सीटों का जुगाड़ था मशीनों से,
उनको लग रहा था 305 हमारे पास है, 60-70 सीटें का जुगाड़ कर लेंगे, 370-75 हमारे पास आ जाएंगे, 30-40 एनडीए वाले ले आएंगे, 400 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को फेल किया, सत्ता पक्ष को 180 पे ले आए, 60 का जुगाड़ 240 पे, बैसाखियों पे सरकार आ गई। मतदाताओं ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद षड्यंत्रकारियों ने तय कर लिया कि अब मतदाता की जरूरत ही नहीं चाहिए। आप जिस महाराष्ट्र की भूमि पे हैं हम, जिस पार्टी को 9 लोकसभा आती है उसको 130 विधानसभा यूं ही नहीं आती। एक एक सीट पे 20-20, 25-25 हजार वोटर जोड़े गए। कहाँ के हैं वोटर? हो हरियाणा की वोटर लिस्ट लाके वर्धा में जोड़ दी। उनको पता है किस कौन हरियाणा के वोटर है, उनके वोट भी डल गए। एक तरफा चुनाव हुआ, फिर वो पकड़ा गया। उसके बाद एसआईआर का नया भूत आया। बिहार में एसआईआर के नाम पे कत्लेआम हुआ, मतलब मतदाताओं को निकालना। उसके बावजूद उन्हें लगा कि ये मामला गड़बड़ है। उसके बाद वहां डबल इंजन की सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका था। मतपेटियों में इतना धांधली हो गई कि स्ट्रांग रूम में ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, ट्रक बाहर आ रहे हैं, लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रक स्ट्रांग रूम में क्या कर रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। कोई कहने की बात नहीं। उन्हें लगा नहीं, ये लोग ज्यादा हो गए तो इसको भी तोड़ देंगे। फिर नया इंप्रूवमेंट और वो फाइनल ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाला, जिसका उपयोग उन्होंने बंगाल के चुनाव में किया। एसआईआर करो, वोट काटो। उसके बावजूद जो वोट बचे हैं उनको डाउटफुल लिस्ट में डाल दो। 27 लाख मतदाता बंगाल में घर में बैठे रहे, उनको मतदान नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय में हो गए तो सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि अगली बार चली जाना। अरे क्या ये पंढरपुर की वारी है क्या? इस बार जरा तकलीफ है तो अगली बार चले जाना। उन 27 लाख लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया था, और आम्बेडकर जी कहते थे कि मैंने वो अधिकार दिया है आम जनता को कि एक भिखारी भी राजा हो सकता है, उस अधिकार से 27 लाख लोग वंचित हो गए। मामला यहां तक नहीं हुआ, 12 बजे तक जितने पामेरियन चैनल है, एंकर और एंकरनिया डांस करना शुरू कर दिया, भांगड़ा शुरू हो गया, जीत गए। 12 बजे 4 राउंड भी पूरे नहीं होते इन्होंने सरकारें बना दी। उधम बंगाल के रस्तों पे। मीडिया का वो आक्रमण देख के ममता का समर्थक सहमा गया। उसके बाद जो लोग अंदर बैठे थे, जो एजेंट होते हैं पोलिंग बूथ पे, उनकी पिटाई शुरू हो गई पोलिंग बूथ में ही। एजेंट भागते हुए बाहर आए मदद के लिए। बाहर एक और हुजूम खड़ा था, उनके कपड़े फाड़े, उनको नंगा करके रास्ते पे दौड़ाया। और 12 बजे बाद चुनाव संपन्न हो गए। 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आ गई। ममता गई, ममता के कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोगों को भगाया गया, उन्होंने कंप्लेंट की, ममता खुद भागी। जब अंदर चली गई तो दरवाजा बंद करके ममता बनर्जी को भी पीटा गया। वो बाहर आके रोने लगी, मुझे मारा। कोई सुनने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज हम देंगे नहीं, अंदर क्या हुआ ये बताएंगे नहीं, ईवीएम मशीन हम चेक करने नहीं देंगे, वीवीपैट हम गिनवाएंगे नहीं, हम आपको विजयी घोषित कर देंगे, आपको मानना होगा। आप चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। आप न्यायपालिका जाइए, अभी तक महाराष्ट्र में ओरिजिनल शिवसेना कौन है इसका सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक निर्णय नहीं दिया। 4-5 चुनाव तब तक महाराष्ट्र में हो चुके हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो हमारे यहां तो जस्टिस डिनाइड ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो बाहर बोर्ड लगा देने चाहिए कि ओनली रूलिंग पार्टीज आर अलाउड इनसाइड।
नो अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड इनसाइड। क्योंकि जब जज ये कहता है कि अगली बार आप वोट दे देना, जहां जर्मनी में मात्र 2 मतदाताओं ने एक एप्लीकेशन लिखी थी कि हमको डाउट है ईवीएम में घपला है, और जर्मनी में ईवीएम बंद हो गई 2 मतदाताओं में। हम कहते हैं कि हम सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नाम का लोकतंत्र है हम। वर्तमान में हमारे यहां क्या है? यदि यह लोकतंत्र है तो फिर तानाशाही किसको कहते हैं? उसका परिभाषा क्या होगी? ये सवाल पूछने होंगे। क्या हुआ राज्यसभा में? मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ? आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं आप लिखिए। कोर्ट का नोटिस आया आपको, वो केस नहीं है। किसी महिला ने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि इस नेता ने मेरा शोषण किया, और मैंने मीनाक्षी जी को पत्र लिखने के बाद भी मीनाक्षी जी ने एक्शन नहीं लिया। तो कोर्ट ने मीनाक्षी को नोटिस देके इतना ही पूछा, क्या ये नेता के बारे में कभी कंप्लेंट मिली थी, और मिली थी तो आपने कुछ एक्शन ली थी? मीनाक्षी ने कोर्ट को जवाब दे दिया, काम खत्म। मध्य प्रदेश के अधिकारी बोले नहीं, ये नोटिस नहीं है, ये अलग केस है। रिजेक्ट हो गया फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट बोले कुछ नहीं कर सकते, बाद में डालो। अब 10 वोट कम होने के बावजूद भी तीसरी सीट बीजेपी को मिल गई। अब मीनाक्षी कोर्ट में जाएगी, 10 साल तक केस चलेगा। 10 साल बाद तय होगा कौन सा बेंच रहता है, कितने भक्त बैठते हैं अभी बेंच पे पता नहीं, तब 10 साल बाद तब वो कहेंगे कि मीनाक्षी के साथ गलत हो गया, इट शुड हैव नॉट बीन डन। लेकिन तब तक राज्यसभा में वो राज्यसभा भोग लिया। आने वाले समय में यदि कलेक्टर हारे हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देंगे, तो मैंने एक कांग्रेस के बड़े नेता को पूछा, आप कहते हो लड़ाई? मैंने बोला मैं कलेक्टर हूं, आप चुनाव जीत गए, मैंने हारने वालों को सर्टिफिकेट दे दिया। व्हाट ऑप्शंस यू हैव? क्या ऑप्शन है आपके पास? आप उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लाठीचार्ज होगा, बुलडोजर चलेगा आंदोलन वालों के घर। फिर आप चुनाव आयोग जाएगा, चुनाव आयोग कहेगा 6 महीने चाहिए हमको चेक करने में। आप जाओगे कोर्ट, कोर्ट इलेक्शन पिटीशन को लेकर 8-10 साल चला देगी। वेर इज योर पॉलिटिकल एम्बिशन? क्या कर लोगे आप? तो बोला इतना नंगापन होगा क्या? मैंने हो रहा है, दिख नहीं रहा है, होगा क्या नहीं, शुरू हो गया। बंगाल के बाद शुरू हो गया, और उसका फाइनल टेस्ट उन्होंने इसमें किया, मध्य प्रदेश में। अब पंजाब में 2 विधानसभा में आमदार है, 2 एमएलए। ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है में हो सकता है। 2 एमएलए है और 8 राज्यसभा है। ऐसा कैलकुलेशन मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। वो लोग राज्यसभा भेजने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन कितनी भी छोटी लोकसभा विधानसभा हो, 2 उम्मीदवार पे 1 राज्यसभा कभी नहीं हो सकता। या 2 एमएलए पे 8 राज्यसभा है पंजाब से। आम आदमी पार्टी के सब निकल लिए उधर। क्या करोगे? और मैं मानता हूं कि लाडली बहना को 1500 दिए तो बोले महिलाओं ने वोट दिया, मैं नहीं मानता। मेरा आज भी मातृशक्ति पे विश्वास है। महिलाओं को मूर्ख नहीं बनाया जाता। देख लीजिए आप, जो जितने भी शादीशुदा है सबको पता है, नहीं बना सकते। और यदि वो मूर्ख बनती है तो आप पे ऑब्लिगेशन कर रही है कि आप नाराज ना हो, सब पता होता है उसको। लेकिन ये एक शगुफा छोड़ते, लाडली बहना म्हणून जिंकलो, उधर बिहार में 10,000 रुपये दिए इसलिए जीते। फिर आपने बंगाल में तो कुछ भी नहीं दिया, फिर कैसे जीते? ये कहने की बात है, लोगों को भ्रम में रखने की बात है। भ्रम और भय, ये 2 बैल है जो इस देश के सरकार को खींच रही है।
और इसी भ्रम और भय को तोड़ना है। इसीलिए, और आज नहीं, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी महात्मा गांधी जी के कई ऐसे लेख हैं, क्योंकि यहाँ तो गांधी जी पे रिसर्च करने वाले इतने लोग हैं, तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। उन्होंने यूथ के बारे में कहा, यूथ इज द फियरलेस टॉर्च बियरर ऑफ जस्टिस, कंपैशन एंड प्रोग्रेस। ये महात्मा गांधी ने तब यूथ के लिए कहा था। ही बिलीव्ड इन चैनलाइजिंग यूथफुल एनर्जी इनटू सेल्फलेस सर्विस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और ये करके दिखाया उन्होंने, तभी पूरा देश महात्मा जी के साथ था। सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यूथ भी थे। आज के डेट में भी यूथ की एनर्जी चैनलाइज हो रही है, लेकिन कावड़ उठाने में। यूथ क्या करता है? कावड़ उठाता है। और जिस उत्तर प्रदेश में लोग भूखे मर रहे हो, उसका एक और कुपड़ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है कावड़ वालों पे। इस देश में इतनी फुर्सत है लोगों को। 15 दिन कावड़ लेने एक आदमी अपना चला जाता है। 15 दिन मतलब कितना समय वेस्ट किया आपने। हमको लगता है समय वेस्ट किया, उनके पास काम ही नहीं है। और एक मॉडल है ये। यूथ को हमेशा राष्ट्रवाद की अफीम चटवाते रहो, धर्म की अफीम चटवाते रहो, उसे अल्पसंख्यकों का डर दिखाते रहो, और उसे अपने लिए काम करने के लिए एक फुट सोल्जर की आर्मी तैयार करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। यूथ की रोजगार की बात आती है तो बोले पकोड़े तलो, रोजगार है। लेकिन किसी भी नेता का लड़का और नरेंद्र मोदी जी के भाई के जितने भी बच्चे हैं, भतीजे, सब बिल्डर है। गुजरात में, अहमदाबाद में सब ने बिल्डरों से पार्टनरशिप करके अपने काम शुरू किए हैं। उनमें से कोई पकोड़ा नहीं तलता, किसी नेता का बेटा पकोड़ा नहीं तलता। फिर गरीब मध्यम वर्गीय का बच्चा पकोड़ा क्यों तले? ये सवाल कौन पूछेगा और कब पूछेगा? हम बार बार कहते हैं कि भगत सिंह जो है पैदा होना चाहिए इस देश में, लेकिन भगत सिंह अपने घर में क्यों नहीं? और यदि भगत सिंह अपने घर में तो भगत सिंह मैं क्यों नहीं? ये जब तक धारणा नहीं आएगी तब तक हम ऐसे ही भाषण करते रहेंगे, ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे। लेकिन जो बदलाव लाना है वो बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। किसान आत्महत्या करता है लेकिन लड़ता नहीं। क्यों? आत्महत्याग्रस्त किसानों को क्यों नहीं कोई उनकी एनर्जी चैनलाइज करता है? क्यों नहीं अच्छा नेतृत्व पनपता है? क्योंकि जो भी नेतृत्व हम जिसको देते हैं वो पता नहीं मुंबई जाके या दिल्ली जाके पागल हो जाता है। मैंने चंद्रकांत जी, जामवंतराव धोटे का जब प्राइम टाइम था तब मैं तीसरी चौथी क्लास में था, लोणी में। तब देवराव पाटिल कांग्रेस में थे, लोणी के ही हमारे मामा लगते थे। लेकिन मेरे घर में मैं जामवंतराव धोटे का पोस्टर लेके आया था और हाथ में, और उसके नीचे मैंने अपने टूटे फूटे उसमें लिखा था, वारे शेर आया शेर। जामवंतराव धोटे ने पूरा जिला हिला दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी बंगाल में दम तोड़ रही है, उसका आमदार यवतमाळ जिले में। क्या हुआ? जामवंतराव धोटे नागपुर गए, मुंबई गए, फिर समुद्राच्या काठी आकाशाच्या खाली निपटा दिए गए। इससे आम आदमी का विश्वास उड़ता है और इसका विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते कि पत्रकारिता में तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या? कई लोगों ने सवाल पूछे, डर नहीं लगता क्या? डर लगता है। मरने से किसको डर नहीं? सबको डर लगता है। लालच भी है,
62 साल का हो चुका हूँ, लगता है कि क्या काम करें, अभी रोज़ 8-8 वीडियो क्या करें, थक जाते हैं बोल बोल के। संडे को भी काम करना पड़ता है क्योंकि ऑफिस चलाना है। 2 दिन भी वीडियो नहीं जाएंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, तनख्वाहें कैसे बांटेंगे। ऑफर आया था, इस देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ से ऑफर आया था। 1 घंटा लेके बैठा था, वो बता रहा था कि मैंने देश के लिए क्या क्या किया, आपकी क्यों नाराज़गी है, मैंने इतना अच्छा काम किया, आप ये भी बताइए। मैंने बोला पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा किया आपने। बोले आप YouTube के लिए नहीं हो, आप चैनल खोलो। मैंने बोला सेठ चैनल खोलना 400-500 करोड़ का काम है, आपका भाई आपके साथ है, चिंता मत करो। चाय पी, खाकरा खाया, बाहर आया। अगली बार कब मिलेंगे? मतलब बहुत जल्दी। मैं वापस आया ऑफिस में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 500 करोड़। एक बार मन में भी आया कि 500 करोड़ ले लो, 100 करोड़ का चैनल चालू करो, 400 करोड़ रुपए के लेके विदेश भाग जाओ, बाकी ज़िंदगी अच्छी रहो। फिर मैंने सोचा कि कभी भारत आने का यदि कभी इच्छा हुई तो लोग एयरपोर्ट पर डंडे लेके खड़े होंगे, आन दे इसको करेंगे ठीक। मैंने ऑफिस में जाके बात की सारे कलीग से, क्योंकि बात छुपती नहीं, कहीं ना कहीं बाहर आ जाती। मैंने बोला सब प्यून से लेके सबको बुलाया। मैंने आज ऐसी सी बात हो गई। तो हमारे जो एडिटर है चित्रांश, तो हमें कहे तो उसमें क्या हो गया भाऊ, आप क्यों टेंशन में हो। मैंने उसने बोला कि बहुत जल्दी मिलेंगे अगली मीटिंग। तो हंसा कराइए और चाय और खाकरा खाइए। मैंने नहीं, 1 बज गया है, मिड डे मुद्दा 2 बजे जाता है अपना। मैंने बोला आप लगाइए, आधा घंटा दे दीजिए। आधे घंटे में हमने कार्यक्रम में बता दिया था कि सेठ ने हमको बुलाया, सेठ ने हमको ये कहा, और सेठ ने हमको ये कहा कि मैं सिर्फ देश के लिए करता हूं, अभी तक देश से कुछ लिया नहीं, फिर भी आप लोग मुझे विलन बनाए बैठे हो। तो हमने सारे नेशनलाइज बैंक के आंकड़े निकाले। हमने कहा सेठ बहुत सही बोल रहे हो, सिर्फ ये बताओ ये जो बैंक से एक्सपोजर लेके बैठे हो, मतलब बैंक से जो पैसे लेके बैठे हो, हजारों लाखों करोड़, ये बैंक आपकी बाप की है या हमारे बाप की है। जो बेचारा ले गया था मुझे बड़े मुश्किल से, उसने मुझे फ़ोन किया, बहुत ही वाहियात आदमी हो यार तुम, मतलब चाय पीने के बाद 2 घंटे भी नहीं रुक पाए यार तुम। बोले उनने मुझे मैसेज किया कि यूजलेस गाय यार। अरे नहीं मिलना ना, लेकिन ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। मैंने बोला बोलना इसलिए कि बोल के फ्री हो गया, कभी जीवन में फिर से लालच आया तो बाकी वापस परतीच्या दोर कापून टाका आपणच। नहीं तो क्या है, लालच हर एक को आता है, लेकिन जवाब क्या है। चलने को मर्सिडीज नहीं चाहिए, लेकिन पूना में जब मैं ऑटो में बैठता हूं और ऑटो वालों को बोला वहां छोड़, और जब ऑटो वाला उतरने के बाद मैंने बोला किती झाले रे, वानकडे साहेब ना तुम्ही, काय हो साहेब तुमच्याकडनं पैसे घेणार का, अहो साहेब तुम्ही किती काम करता देशाचं। ये है, ये किसी भारत रत्न से बड़ा है, पद्म भूषण से बड़ा है। और ये इससे आदमी को एनर्जी मिलती है। मैं बता रहा हूं, जितने करोड़पति, मैं पहले बिजनेस जर्नलिज्म में था, मैंने अब्जोपति देखे, पत्रकार करके उनके सामने ज़्यादा खा जाता था मैं। वो बोला मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। बाहर आके मैं मेरे ड्राइवर को कहता था, जब चैनल पे काम करता था, मैंने बोला बताओ यार इतना बड़ा सेट, पैसे की कमी नहीं, खा कुछ नहीं सकता, अपन फूक रहे, उससे ज़्यादा खा गए। तो पैसे से सुख नहीं आएगा, ये मान लीजिए आप। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो भोगा है। मैं 7 स्टार होटल में भी रहा हूँ, मैं चार्टर्ड में भी घूमा हूँ। अल्टीमेटली आपको नींद अपने बेड पे ही आती है। 5 स्टार के बेड में आप जब सोते हो तो 1 घंटे बाद उठ के नीचे दरी पे सोते हो, क्योंकि वो बेड ऐसा अंदर घुस जाता है तो अपने को सांस रुक जाती है। और मेरे तो ज़्यादा ही घुसता हूँ वजन के हिसाब से। तो इतनी बुरी स्थिति में आज हम फंसे हुए हैं।
आने वाला समय फिर यूथ का और भविष्य का बहुत बहुत ही भयावह है। देश आज़ाद हो गया तब से लेकर आदरणीय विश्वगुरु जब सत्ता में आए तब देश पे 54 लाख करोड़ कर्जा था। आज देश के ऊपर कर्जा 210 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और आश्चर्य की बात, जब भी सरकार कर्जा लेती है 2 साल, 3 साल, 7 साल अल्टीमेट, 7 साल के लिए बॉन्ड खरीदे, वो देने होता है 7 साल। हमारे भाई साहब ने 50 साल के बॉन्ड 2023 में लिए। 2073 में जो सरकार होगी वो क्या करेगी? मतलब आप इमेजिन करो, आपने गाड़ी खरीदी, एसी लगवाए, रोज खर्चा कर रहे हो कर्जा ले लेके, आप मर गए, आपके बेटे को सब पूछने आए, आपके बेटे को भी लगा मेरे पिताजी कितने पॉपुलर है, सैकड़ों के तादाद में लोग मिलने आ रहे हैं। फिर धीरे से लोग कह रहे कि इसके बाद आप ही हो ना, आप ही संभालोगे, आप बड़े आप हो घर के। बोले हाँ। बोले ये आपके पिताजी का चेक है दिया हुआ मेरे पास 20 लाख का। वो बोलता है 10 लाख का, 15 लाख का। तो बेटा क्या करेगा? बाप की तेरी भी करेगा या सुबह से शाम तक गांव छोड़ के भागने की तैयारी करेगा? ये स्थिति इस देश पे इस आदमी ने लाई है, जिस देश के बजट का 40% बजट, जिस देश का 40% बजट डेब्ट सर्विसिंग में यानी कर्जा और ब्याज अदायगी में जाता हो, बाकी बचा हुआ मैक्सिमम पैसा सैलरी और फिक्स एक्सपेंडिचर में जाता हो, उसके पास डेवलपमेंट के लिए क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसीलिए 7-12 होगा कोरा, घोषणा सगळे देतात, 6,000 रुपये सोयाबीन दूंगा, देणार कुठनं? पैसा नहीं है। सब कहते ना सगळं सोंग घेता येतं, पैशाचं सोंग घेता येत नहीं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लाडली बहना वाला ये वैशाला वृक्ष जो है उसने शिवराज सिंह चौहान ने, वो तो कर्ज कर करके चला गया केंद्र में। अब वो जो यादव बैठा है, मोहन यादव, हर महीने 2,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हर महीने बिना नागा तनख्वाह देने के लिए। पैसा नहीं है। तो आपके पास, आप जो यूथ है आज का, वो आने वाले 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन भी करेगा तो सत्ता को क्या मिलेगा सिवाय विरासत में कर्जा, विरासत में ऐसी विदेश नीति जिस देश का कोई दोस्त इस धरती पे नहीं है, दुश्मन 1000 है, और जिसको आपने दोस्त बोला वो रोज आपको बुला बुला के लपड़ मार मार के मजे लेता है। जिसको आपने बाप बोला उसको अपनी लुंगी नहीं संभल रही है। पूरा टेल अवीज बर्बाद हो गया है, कमर्शियल कैपिटल उसका। रशिया से तेल नहीं ले सकते, ईरान से तेल नहीं ले सकते, बाप बोलेगा वो करना पड़ता है। अमेरिका का कपास अपने यहां 0% पे आएगा, कोई ड्यूटी नहीं। हमारे कपड़े वहां 18% पे जाएंगे। कहां मेरा किसान दम कर पाएगा? सोयाबीन तेल आयात होगा जीएम वाला, मेरा देसी सोयाबीन वाला आदमी कहां तेल की कंपटीशन कर पाएगा? सोयाबीन गया, कपास गया, एथेनॉल, लोग कहते ना कि वो गडकरी ने एथेनॉल करवा दिया। अरे गडकरी में इतनी औकात होती कि एथेनॉल का परसेंटेज बढ़वाता तो प्राइम मिनिस्टर बनता। गडकरी जी की यह हालत है कि उनके डिपार्टमेंट में उनके अधिकारी उनकी नहीं सुनते, पीएमओ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ये एथेनॉल जो बढ़ा है वो अमेरिका की वजह से बढ़ा है, क्योंकि ट्रेड डील में भारत एथेनॉल भी लेगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में मक्का बहुत होता है और मक्के से एथेनॉल बनता है। वो सारा एथेनॉल भारत में डंप करेगा, इसलिए हमारे यहां एथेनॉल। किस चीज में भारत को छोड़ा, किस लायक? हम पहले 18% लेते थे ड्यूटी और 3% मैक्सिमम, मतलब 2.40 से 3% तक हमको ड्यूटी लगती थी अमेरिका में।
और ये कोई अमेरिका एहसान नहीं कर सकता था। WTO का जब संगठित हुआ तब ये हुआ कि जो बड़े देश है, पैसे वाले देश है, वो बहुत सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, तो किसानों की लागत कम हो जाती है। लेकिन जो गरीब देश सब्सिडी नहीं दे सकते, उनके किसानों का माल महंगा हो जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसा रहेगा। इसीलिए यह ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया था कि अमेरिका का गेहूं यहां आएगा, सोयाबीन यहां आएगा तो उस पर 18% लगेगा, और भारत का सोयाबीन यदि अमेरिका जाता है तो उस पर 3% लगेगा। यह एक साइंटिफिक फॉर्मूला था, पूरे विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एक जोकर आ गया व्हाइट हाउस में, जो चाहे करना शुरू कर दिया, और उसकी परिणति क्या हो गई। आज जिस दिन ट्रेड डील्स शुरू होगा, और ट्रेड डील वही होगा जो अमेरिका के लिए है। दुर्भाग्य इस देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी जी है। मतलब अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं तो भारत के लिए बुरे हैं। जो भारत के लिए अच्छा होगा वो अमेरिका के लिए बुरा होगा। वो अमेरिका के किसानों का फायदा देखता है, हमें अपने किसानों का फायदा देखना होगा। लेकिन हमें भी अमेरिका के किसानों का फायदा देखना है। कारण क्या है। पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भटेवराज जी बहुत सीरियसली लेता नहीं था। मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन कुछ भी बोल देता है, लेकिन अब मैं सीरियसली लेने लगा हूं। वो कहता है कि चीन के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीन में कुछ सीढ़ी पड़ी हुई है साहब की, और अमेरिका में फाइल पड़ी हुई है। यदि अमेरिका में फाइल नहीं पड़ी हुई है तो यदि किसी देश को आप नरक का द्वार कहेंगे कि इंडिया इज अ हेल होल, और प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती। AR अंतुले का किस्सा है। AR अंतुले इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे तो भारत के बारे में कुछ गलत टिप्पणी किसी वक्ता ने की थी, तो उन्होंने उठ के कुछ फेंक के मारा था उसको। अकेले थे, इंग्लैंड में थे। इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस में निक्सन के सामने खड़े होके आंखों में आंख डाल के ललकार के निकली बाहर, बाइकआउट किया। हेनरी किसिंजर जो परराष्ट्र मंत्री थे वो गाड़ी के पीछे भागे, मैडम प्राइम मिनिस्टर करते हुए। वो आई भारत, अटल जी को बुलाया, बोला ऐसी ऐसी बात हुई अटल जी। अटल जी ने कहा कि भारत की जहां सार्वभौमता की बात है, अस्मिता की बात है, पूरा देश आपके साथ है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका के नहीं चाहने पर भी, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजने पर भी। आज वो भारत, तब तो भारत कमजोर था, आज तो भारत उस हिसाब से, यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यदि तुलना करें तो आज हम बहुत सक्षम हैं। इसके बावजूद आज स्थिति यह है, बहुत मतलब रुपया गिर रहा है, प्रोडक्शन गिर रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों की आत्महत्या चल रही है। और अभी कई बार तो मुझे लगता है कि नीतियाँ कैसी बनती है। अभी एक स्कैंडल छपा, जो किसान अपनी एग्रीकल्चर मंत्री है, किसान मंत्री, उसने खुद के लिए ही 90 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली सरकार से, खुद के लिए ही। पहले अप्लाई किया, मंत्री नहीं था तो रिजेक्ट हो गया था, फिर मंत्री बना, उस बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट था वो। बोले 1 करोड़ के ऊपर दे नहीं सकते, तो बोले 99,60,000 दे दो। 40,000 का एहसान किया देश पे। जब मैंने वो पढ़ा कि सब्सिडी किस चीज के लिए दी जा रही है, तो उसमें 3 वेजिटेबल थे, खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर। टमाटर पढ़ के मैंने सर पे हाथ रखा। मैंने बोला टमाटर के सीजन में रोज खबरें पढ़ते हैं, टमाटर का भाव इतना कम हो गया कि शेतात नांगर चालवला, टमाटर तोड़ के मंडी तक ले नहीं जा सकती, इतना सस्ता हो जाता है। जब देश में टोमेटो की हालत है तो उसके लिए सब्सिडी क्यों, किसने तय करी? उसने खीरे के लिए ली सब्सिडी, किसानों की आय दुगनी हो गई।
बिल्कुल हो गई। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की हो गई, जिसने 90 लाख की सब्सिडी ली उसकी हो गई। लेकिन किसान कौन है? अमिताभ बच्चन जिसने फार्म हाउस लिया वो है, या फिर वो जो गरीब किसान है यवतमाळ जिला गढ़चिरौली में बैठा हुआ, जालना में बैठा हुआ, जो सिर्फ ऊपर के पानी के भरोसे है, सरकार के भरोसे है, एमएसपी के भरोसे है। एमएसपी कौन तय करता है? पहले एमएसपी के लिए एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनसे बुलाते थे कि भाई इस आप अकोला पंजाबराव कृषि विद्यापीठ आप कपास के ऊपर भेजो, क्या लागत है, क्या प्राइस होनी चाहिए। 2014 के बाद यूनिवर्सिटी को बोल दिया गया कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। रतन खत्री का मटका चल रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं हाथ निकालते हैं, कपास 60 रुपये बढ़ा दो, ज्वार 80 रुपये बढ़ा दो, धान अरे 1200 रुपये की चिट्ठी आया 1200 रुपये बढ़ा दो। ओपन टू क्लोज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कि 60 रुपये बढ़ा है तो किस भरोसे बढ़ा है, किसी को पता नहीं, किसान को पूछने को तैयार नहीं। 4 किसानों को साथ में बिठा के मैंने तो कहा कि हमारी कोलवाई में एक 8 एकड़ की ज़मीन है, उसमें 16 है 7-12 पे लोग, चाचा चाचा के बेटे, हम भाई सब मिलके। मैंने बोला सबके तरफ से मैं 8 एकड़ ज़मीन केंद्र के किसी भी मंत्री को देने को तैयार हूँ। जो प्रोडक्ट आपको लगे वो उस 8 एकड़ में एमएसपी पे निकाल के बेच दो, प्रॉफिट हुआ कि नहीं बता दो। आपने प्रॉफिट कमाया, जीवन भर के लिए आपके खेत में बैल बन के काम करूंगा। नहीं किया तो उसी खेत में आपको बैल बनना पड़ेगा। कोई किसी को पता नहीं, क्योंकि पॉलिसी तय करते नहीं। और हमेशा एक टेंडेंसी है, यहाँ काफ़ी संपादक बैठे हैं, हम भी रहे हैं, अंदर की बात है, संपादक के पास बहुत अच्छा सब एडिटर आ गया तो थोड़ा डरा रहता है। संपादक जो अपनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के नीचे सब लोग रखता है साथ में, ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। वैसे ही वर्तमान में दिल्ली में हो रहा है। यदि कुपड़ आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है तो उसके नीचे जितने भी लोग हुए उसके ज्यादा कुपड़ होना जरूरी है। जरा भी किसी ने बोल दिया कि साहब ये गलत कर रहे हो, रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है, हटाया जाता है वो। तो जब ऐसी फौज इकट्ठा होगी फिर देश का तो 12 बज ही जाएगा, और देश के 12 बज चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में आपके पास ना पैसा है ना विदेश नीति ऐसी है कि जिससे समर्थन मिलेगा। देश में एक हमारी आर्मी थी, एक हमारा डिफेंस सेक्टर था जिसमें राजनीति नहीं थी, एक हमारा डिफेंस सेक्टर था जिसमें जाति भेद नहीं था, कोई धर्म भेद नहीं था। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने जब डिफेंस का उपयोग करने लगे अपने कुकर्मों को ढकने के लिए, तो मुझे डर लगने लगा कि वहाँ पे भी ये बात होती या नहीं। कल 6 शहीदों के नाम बाहर आए, हड़कंप मचा। तो सभी ने, रक्षा मंत्री, मैं उनको नींबू मिर्ची बोलता हूँ, हमारे रक्षा मंत्री फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, ये और शर्मनाक बात है। और राफेल जब पहला डिलीवरी मिला तो ये इंडिया से नींबू और मिर्ची लेके गए थे बांधने के लिए राफेल पे, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि पूछना है तो ये सवाल पूछो कि हमारे कितने जवान क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसका जवाब है नहीं। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सप्लेनेशन आया, सवाल ये पूछा गया था कि हमारे कितने प्लेन गिरे, तो उनका क्षतिग्रस्त वैमानिक को लेके था, पायलट्स को लेके था। हमने बोला कुछ गड़बड़ हो गई, पूरा फिर भाषण निकाला। मैं नागपुर था, मैंने बोला ये भाषण फिर से मुझे भेजो। वो पूरा भाषण आप देखोगे
तो उसमें कोई तारतम्य नहीं है। लोग तालियां बजा रहे थे और राजनाथ सिंह उफड़ रहे थे, बोले ये पूछो प्लेन गिरे कुछ मत पूछो, पूछो हम विजय हुआ कि नहीं हमारा, ये पूछो उनके एयरपोर्ट नष्ट किए कि नहीं, ये पूछो हमने ये किया कि नहीं, ये पूछो हमने ये किया कि नहीं। अरे अंत में ये पूछो कि हमारा कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ, इसका जवाब भी नहीं है। इसके दो मायने होते हैं, या तो हमारे रक्षा मंत्री को कोई कुछ मानता नहीं, नाम के लिए है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है वो कव्वालों की टोली है, सिर्फ दो गाते हैं बाकी ताली बजाते हैं। उनका काम इतना ही है ताली बजाना। आज यहाँ हम भी देखेंगे, अभी एक्सपांशन हुआ, मैं आज दिन में प्रोग्राम करके आया तो बड़े एक्सपांशन में निर्मला सीतारमण एजुकेशन में जाएगी तो क्या होगा, और दास फाइनेंस में आएगी तो क्या होगा, ये चर्चा, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी चर्चा करते हैं। तो मैंने बोला क्या होगा, निर्मला जी फाइनेंस में किया तो क्या झंडे गाड़ दिए, जो एजुकेशन में आके करेगी क्या करेगा कौन। मैंने उदाहरण दिया कि ये जो पत्ते होते हैं खेलने के, वो हम फेंटते हैं। क्यों फेंटते हैं, क्योंकि ठीक से मिक्स हो जाए। क्यों मिक्स हो जाए, क्योंकि हर पत्ते की एक वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 9 तक, 10 तक। तो इसीलिए इसकी वैल्यू होती है, इसका कुछ महत्व है, इसलिए फेंटे जाते हैं। लेकिन उस पत्ते के पूरे कैट में एक जोकर होता है, तो खेलने वाले जोकर को बाहर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन पूरा पत्ते का सेट ही जोकरों से भरा हो तो फेंट के क्या करोगे, कितना भी फेंटोगे निकलेगा जोकर ही। तो इसके लिए इस एक्सपांशन से कोई लेना देना नहीं, मैं इस एक्सपांशन से कोई भविष्य मानता नहीं, क्योंकि बदलाव पूर्ण रूप से जरूरी है। ये कोई मैं आंदोलन की चेतावनी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले बार महात्मा गांधी के नाम से भी बोलो तो लोग अर्बन नक्सली बोलते हैं, और पिछले बार बाकायदा छप के आया था, और एक वानखड़े ने तो लिख दिया था कि अर्बन नक्सलों का अड्डा हो गया है ये। तो यदि अर्बन नक्सलों का अड्डा है महात्मा गांधी जी का आश्रम, और संविधान और लोकतंत्र और जनता की वेदनाओं को शब्द देना नक्सलिज्म है, तो हम हैं। अब हर वानखड़े अच्छा नहीं होता, कुछ समीर भी होते हैं, कुछ एमएलए भी होते हैं। तो किसी ने कहा वो वानखड़े ही है, मतलब हर वानखड़े ऐसे नहीं होते ना, क्या करें, प्रॉब्लम है। तो फिर एक बार लेबल होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप बात करो, मैं नाम लेके बात करता हूं तो तकलीफ होती है लोगों को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री और एक मंत्री ऐसा बोलने से क्या है, सीधा सीधा नाम लो, क्या होगा, वाघ म्हटलं तरी खातो, वाघोबा म्हटलं तरी खातो, वाघ्या म्हटलं तरी खातो, तर कमीत कमी शिवी द्यायची वाघ्या म्हणून, तेवढंच सॅटिस्फॅक्शन मरायच्या अगोदर वाघाला शिवी देऊन मरतो। वाघोबा वाघो दादा म्हणलं तरी तो खातोच। तो इस वजह से मैंने बहुत पहले सोचा था कि क्या बोलना है, सोच समझ के। हमारी पत्नी ने भी कहा कि देखो तुम विकास को परेशानी में मत लाने देना। मैंने क्या करें यार, बस किसी ना किसी को तो बोलना होगा, और कितना नियंत्रण रखेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये सुजलाम सुफलाम हो गया, देश तरक्की के राह पे है, मंगलयान चला गया है और विश्व में हर जगह हम विश्व गुरु है, और जिस दिन चाहे हम इजराइल की लड़ाई रोक देंगे, रशिया की लड़ाई हम ही तय करते हैं रोकना है कि नहीं रोकना है। ये कहाँ तक चलेगा, कब तक करेंगे। थोड़ी देर कर देते हैं, चलो ठीक है, आदमी की इज्जत रखने के लिए थोड़ा बहुत, किसी के भाई मेहमान हैं, किसी को आए तो, इसीलिए मैं कहता हूँ कई आयोजनों में मेरे को मत बुलाओ, क्योंकि कई जगह चीफ गेस्ट नहीं मिलते। बोले वानखडे आहे का, मग आम्ही येत नाही, तो काही बोलतो हमने मूर्खासारखा, आमच्याच पार्टीला शिवाय घालतो। किसी पार्टी से हमने अटल जी की सरकार देखी, हमने खुशाबाऊ ठाकरे की बीजेपी देखी, भटेवरा जी है, भटेवरा जी साक्षी है अटल जी की सरकार का, प्रमोद महाजन जैसे लोग देखे। तब हमको लगता था प्रमोद महाजन बहुत गलत करते हैं, अब समझ में आ गया गलत किसको कहते हैं,
क्योंकि जो मापदंड स्थापित हुए हैं गलत और सही के, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाला समय यदि आपको लगता है चुनाव ऐसे ही होंगे जैसे बंगाल में हुए, आने वाला समय में आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार की जगह कोई और कुमार आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और जो आएगा वो ज्ञानेश कुमार से 2 फुट ज़्यादा करने का प्रयास करेगा। ही हैज़ टू प्रूव कि सर आपने ज्ञानेश कुमार को बिठाया था, उनने जो सेवा की वो कुछ भी नहीं सर, इसके आगे की सेवा मैं करता हूँ। और हो सकता है कि अगली राज्यसभा की जो चुनाव की घोषणा होगी ऐसी होगी कि आज चुनाव आयोग आने वाले 3 राज्यों में 12 सीटों की राज्यसभा की चुनाव की घोषणा करता है। आज जब मैं बोल रहा हूं तो नोटिफिकेशन जारी समझा करो, समझ जाएगा। 1 बजे नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, 1:05 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 1:07 तक विड्रॉल है, 1:09 पर स्क्रूटिनी होगी, 11 बजे वोटिंग होगी, 1:11 पर। बोले सर लेकिन फॉर्म कब भरे? बीजेपी वालों ने भर दिए, हाँ अनअपोज आ गए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा कि अभी जो चुनाव हमने घोषित किए थे 1:12 पर ही अनअपोज बीजेपी के 12 के 12 सदस्य आ गए। क्या करोगे आप? चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई एक्ट नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं कि आपको फॉर्म भरने और स्क्रूटिनी में इतना समय देना होगा, इसका कोई रूल नहीं है। और जब चुनाव आप सुप्रीम कोर्ट भागोगे, सब 15 मिनट के अंदर हो गया। चुनाव प्रोसेस के अंदर हम इंटरवेन नहीं करते, लेकिन सर आपको लगता है 12 मिनट के अंदर हो सकता है? भाई ज्ञानेश कुमार को नोटिस इश्यू कर देंगे, वो बता देंगे। ज्ञानेश कुमार के वकील आएंगे, वो बोलेंगे कैसा नहीं हो सकता, बीजेपी वालों ने कर दिया ना सर। बीजेपी वालों को पहले पता होगा ना सर, वो लाइव देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने बोला 1:00 तुरंत जमा कर दी उनने, उनके लोग कलेक्टर ऑफिस के बाहर थे, हो गए। कोर्ट बोलेगा कांट हेल्प, आपको भी करना चाहिए। आप लोग हारने के बाद ही कोर्ट आते हो, गलत बात है। बोला अजीब सुप्रीम कोर्ट हो गया, पी के गया कोर्ट में, साहब चलते चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये बांटे, ये वायलेशन है। बोला छोड़ो, तुम चुनाव हारने के बाद आ गए, चुनाव हारने के बाद मत आया करो यार, भेज दिया उसको वापस। आसाम में चुनाव के पहले गए, बोले भाई साहब देखो आसाम में वो मुख्यमंत्री बंदूक मुसलमानों की तरफ देख के ढाढ़ा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्या करें? जब भी चुनाव होते आप सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा बना देते हो चुनाव का, जाओ चुनाव के बाद आओ। क्या करें? चुनाव के पहले जाओ तो आंकड़ा बनाते हो, चुनाव के बाद जाओ तो हारने के बाद आते हो। इसका मतलब मत आओ, जो नंगा नाच चल रहा है उसको होने दो, आप भी तालियां बजाओ। ये कोई मैं बिरले उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये अभी के उदाहरण हैं, पिछले 6 महीने के उदाहरण हैं ये सामने। पुरानी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नोट के बंडल मिलने के बाद भी उस न्यायाधीश के खिलाफ एक्शन नहीं होता, और आपने कुछ भी नहीं किया, सोनम वांगचुक ने कुछ भी नहीं किया तो उसको उठा लिया 6 महीने। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर 5 महीने जेल में रहा, पूरा लोकसभा चुनाव। जब जमानत के लिए गया तो कोर्ट ने पूछा कहा ये कौन सी जमीन, हेमंत सोरेन का कब्जा तो नहीं जमीन पे? बोले नहीं। उस जमीन के मालिक से कोई बातचीत इनकी? बोले नहीं। जमीन के मालिक से कभी ये मिले? बोले नहीं। बोले कोई रिकॉर्ड है रेवेन्यू का जिसने अपने जमीन ट्रांसफर की? बोले नहीं। कुछ पैसे का लेन देन, उसके घर में कैश मिली हो फार्मर के घर में, या इसने कैश देने के प्रूफ है? कुछ भी नहीं। तो बोले फिर ये अंदर क्यों है? बोले सर किसी ने एफिडेविट दिया था, इन्हें जमीन पर कब्जा कर लिया। 5 महीने। उन्होंने कहा गजब आदमी हो। अनिल देशमुख 13 महीने, 100 करोड़ वसूली हो गया। कोर्ट में पुलिस कमिश्नर को बुलाया, कोर्ट ने बोला क्या हुआ? 100 करोड़ आपने कहा मिनिस्टर ने आपसे मांगे थे? बोले नहीं सर।
फिर कुछ राइटिंग में भेजा था, बोले नहीं सर ये 100 करोड़ कहाँ से आए? बोले सर हमारे यहाँ जो अधिकारी चाय पी रहे थे तो उनको मैंने सुना बोलते हुए, हियर से कानाफूसी अधिकारी बात कर रहे थे, कमिश्नर ने सुना और बोल दिया, गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपए वसूली के बोल दिए और उसके बाद 13 महीने गृह मंत्री जेल में। कोर्ट ने कहा कि आप आईपीएस ऑफिसर हो, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर पुलिस डीजी रैंक का होता है, आपको यह पता नहीं कैसे आरोप लगाने हैं? नीचे मुंडी करके चुप था। अनिल देशमुख को जमानत हो गई, नई सरकार आ गई, साहब प्रमोशन पे बड़े पोस्ट पे बैठ गए क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ के आरोप लगाए। आज नीट के मामले में भी हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का कोई रोल नहीं, वो ताली बजाने वाला है कव्वाली में, जिसने सुर लगाया उसको पकड़ो। जो बच्चों को एग्जाम कैसी देना चाहिए ये बोलता है मन की बात में, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए पेपर कैसे लीक होते हैं। एक ट्वीट नहीं, प्रियंका चोपड़ा की शादी में ट्वीट करते हैं बधाई का, लेकिन यहां बच्चे उसके ऊपर सद यानी इतना भी नहीं बोलते मत करो। क्या चल क्या रहा है देश में? और इतना सब हमारे सामने होते हुए मैं कोई नया बता नहीं रहा हूं कि जो आपको पता नहीं है, ये सब आप सुन रहे हो, देख रहे हो। लेकिन देखने के बाद भी हम महात्मा गांधी के 3 बंदर नेगेटिव सेंस में बने हुए हैं कि अच्छा मत बोलो, अच्छा मत देखो और अच्छा मत सुनो। यदि इस पोजीशन पे हम बैठे हैं तो हमें सोचना होगा कि वाकई हम इस देश को बचा पाएंगे, बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर महात्मा गांधी के, आज भी मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी का आंदोलन ही, महात्मा गांधी का अहिंसा का आंदोलन, महात्मा गांधी के तमाम विचारों से ही इस देश को बचाया जा सकता है। और ये लोग बंदूक से डरेंगे नहीं, ये लोग डरते हैं शांति से, ये लोग डरते हैं आज भी महात्मा गांधी से। इसीलिए इनका आज भी आइडल जो है नथुराम गोडसे है। नथुराम गोडसे की जय बोलने वाले लोग यदि पार्लियामेंट में बैठे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये देश का क्या हाल होगा। और यहाँ एक नहीं, यहाँ हर रोज 10 गोडसे पैदा करने की कंपटीशन लगी है और हम सब लोगों को जिम्मेदारी है कि हम इन सैकड़ों गोडसे के बीच में महात्मा गांधी को जिंदा बनाए रखें और महात्मा गांधी के विचारों को जिंदा रखना ये हमारी प्रायोरिटी है। एक कविता हुबनाथ पांडे की है, अभी मैंने देखी, हमने एक प्रोग्राम में भी यूज़ की, मुझे लगा कि बहुत सार्थक कविता है क्योंकि आज लोग भी ऐसे आए हैं यहाँ पे कि यूँ ही कोई देखने या कोई जलसा खाना खाने नहीं आए। 3 दिन से शिविर में घर छोड़ के आप आए हो तो वाकई कुछ देश के लिए करना चाहते हो, इसलिए ये कविता है। कविता का शीर्षक है गिरो। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कविता है। गिरो, गिरो कि अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर है। इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। गिरो, गिरो कि अभी तो गिरने की शुरुआत है। गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने तक हो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, गिरो पर अकेले मत गिरो, रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो। तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है, उस साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो। दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में सही तुम विश्व गुरु होने से कोई टोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गिरने में गिरने की संभावना तलाश करेगी और तुमसे भी ज़्यादा गिरने का पराक्रम करेगी। उनके पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो, थोड़े शोर से गिरो, चारों ओर से गिरो।
निपट भोर से गिरो और गिरते रहो, गिरते रहो। यह सच है कि इसके पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा, इसका नहीं है कोई गिला, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सदियों से खड़े समाज को तुम गिरना सिखा रहे हो। एक ही जगह खड़े खड़े लोग जड़ हो गए थे, उन्हें जड़ से तुम ही हटा रहे हो। यह कोई आसान काम नहीं है जो तुम जमाने को बता रहे हो। जो गिरने में सामर्थ्य हो वह तुम्हारी आलोचना करेंगे, जो गिरने में असमर्थ हो वह तुम्हारी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। पर इन सब से घबराना नहीं, गिरने से डगमगाना नहीं। आज तक जो कुछ न गिरने के लिए प्रतिबद्ध था वह सब लेके गिरो। धर्म को लेके गिरो, कर्म को लेके गिरो, देश को लेके गिरो, भेष को लेके गिरो, पेड़ को लेके गिरो, रेड़ को लेके गिरो, पानी को लेके गिरो, पहाड़ को लेके गिरो, सावन को लेके गिरो, भादों को लेके गिरो, प्रकृति को लेके गिरो, संस्कृति को लेके गिरो, विकृति को लेके गिरो। गिरो गिरो। वर्तमान सदी के महानतम महापुरुष पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो। कल हो सकता है कि तुम्हारी गिरना देखकर ही लोगों की उठने की कामना जाग उठे और आने वाले पीढ़ी को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम से कम ज़्यादा गिरने का फर्क बताने के लिए गिरो। वरना किसी की फिक्र गिरे और सिर्फ गिरो, गिरते रहो, गिरते रहो जब तक गिरने की प्रक्रिया निष्क्रिय ना हो। गिरो और गिरो। इसमें एक जो स्टांजा है, कल हो सकता है कि तुम्हारा गिरना दिखते ही लोगों की उठने की कामना जाग उठे। मैं बस उस शब्दों पे आ रहा हूं। वर्तमान में जितना गिर रहा है, ये समाज गिर रहा है, सरकार गिर रही है, प्रशासन गिर रहा है, न्यायपालिका गिर रही है, कार्यपालिका गिर रही है, विधायिका गिर रही है, परिवार गिर रहा है, सामाजिक ताना बाना गिर रहा है। इस गिरावट के बीच में गिरना क्या होता है, शायद इस गिरते गिरते समाज को देखते हुए कोई तो युवा पीढ़ी ये सोचेगी कि कभी उठे भी हुआ करते थे क्या उठना भी हमारा काम है क्या। तब शायद कोई उठने का प्रयास करेगा और ये गिरने वालों को अपने पैरों के तले रोंद देगा। उस समाज का निर्माण करना है, ये अभिलाषा लोगों के बीच में जगानी है। तो फिर सुरेश भट्ट के वो 4 लाइनें याद आती है। उषक काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे वेडे आयुष्याच्या पेटवा मशाली। वाकई हम अमावस्या में जी रहे हैं, और वो ऐसी अमावस्या जिसका अंधकारमय समय कितने सालों का होगा, कितने महीनों का होगा, कितने सदियों का होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मशाल जलाते रहो। शायद किसी मशाल में इतनी ताकत हो कि वो सूरज बन के उभरे और इस अंधकार को नष्ट करे। आशावादी हूँ, फिर से एक बार कहता हूँ, आज हम इस प्रांगण में खड़े हैं, इस हॉल में खड़े हैं जहाँ क्विट इंडिया का नारे का पूरा प्रारूप तय हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में वो नारा दिया, और वाकई 47 आते आते 5 साल के संघर्ष में ये सरकार चली गई थी। आज हम चाहते हैं कि 5 साल का समय देने का समय हमारे पास है, ना समाज के पास है, ना देश के पास है। आज यहाँ से चाहे मुझे अर्बन नक्सली कह दे या चाहे मुझ पे कोई भी आरोप लगे, मैं एक बार फिर से इस हॉल से एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, और आप भी यदि जाए तो ये मेरे लिए खुशनसीब पल होगा कि अभी क्विट इंडिया नहीं, क्विट सत्ता, सत्ता छोड़ो, क्विट पावर, ये घोषणा देनी होगी। वो तमाम लोग जो ग्रहण लगाए बैठे हुए हैं लोकतंत्र को, इस संविधान को, उस ग्रहण को मिटाना है। और लोग कहते ना, दे दान छूटे ग्रहण। तो पहले मैं कहता था कि मतदान का दान दो तो ग्रहण छूटेगा, अभी उसके ऊपर भी हो गया, दे लात तब छूटे ग्रहण। अब लात मारने का समय आया है। महात्मा गांधी की इस भूमि में थोड़ा अहिंसक बोल रहा हूँ, बापूजी की क्षमा मांगता हूँ, लेकिन बापूजी विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि आज आप होते तो शायद मुझसे भी कड़े शब्द में बोलते, क्योंकि ये आज का समय, आज का समाज, आज के हमारे नेता इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि उन्हें शब्दों के बाणों से कुछ नहीं होता। एक क्रांति की ज़रूरत है। इसीलिए, और क्रांति, फिर मैं कहता हूँ, क्रांति बंदूकों से नहीं। आज भी हम महात्मा गांधी के
शांति और अहिंसा के विचारों के साथ आगे जाना चाहते हैं। और आशा करता हूँ कि यहाँ से 3 दिन जो आपने लिया और अंत में जो मुझे सुना, मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे बोलने के लिए दिया। मैं बहुत संभल के बोलने का प्रयास कर रहा था, कुछ गलतियाँ होगी, आपको लगा मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, आप दुखी हो गए, गाली मुझे देना, आयोजकों को नहीं। और अच्छा कुछ हो गया होगा तो ये मेरे सारे गुरुजन बैठे हैं जिनको पढ़ के मैं इस काबिल हो गया हूँ कि 2 शब्द कहूँ, आप उन्हें धन्यवाद देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।